राजभर के साथ हूँ। अभी बहुत सी बातें हूँ, मैं देख रहा था, बार बार आपको चैनल पे सुन रहा था। सुनने के बाद मुझे भी लगा कि आपसे कुछ बात की जाए, क्योंकि बड़े चैनल उनको टीआरपी की ज़रूरत होती है, वो अपने टीआरपी के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ मेरा चैनल है, तो मैं अपने ज़मीन के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी बहुत इच्छा हुई कि आपसे बात की जाए। राजभर जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आप ज़मीनी स्तर पे खिलाफ रहे या ईवीएम को जो दोष मैं बार बार देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपका जवाब भी दे रहा हूँ साथ साथ, मुझे तो नहीं लगता ईवीएम का दोष मैं कम मान रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि हमारी पार्टी या जो हार हुई है, हम लोग ज़मीन तक नहीं पहुँचे। नहीं देखिए, ईवीएम के सवाल पे पोस्टल बैलेट पेपर में हम 309 सीटें जीत गए, जो पहले चक्र में गणना हुई, और जो ईवीएम खुला तो फिर हम पीछे होने लगे। सवाल उठता है कि नहीं उठता है? दूसरा सवाल हमारा है कि जब अधिकारी रिटायर्ड हो रहे हैं तो फिर वो कहीं नियुक्ति पा रहे हैं किसी विभाग में तो सरकार की कृपा से पा रहे हैं, न कि उन अपनी कृपा से। तो जब वो सरकार की कृपा से पा रहे हैं तो अब हम आपको ले चलते हैं चुनाव आयोग और विभाग छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने यूपी में सरकार के अधीन रह करके काम किया और रिटायर हो गए, उनको चुनाव आयोग बना दिया गया, चुनाव आयोग के पद पर नियुक्ति कर दी गई। तो क्या उनकी हैसियत है कि वो सरकार के खिलाफ काम करेंगे? सरकार जैसे कहेगी वैसे काम करेंगे। अब हम आपको एक नमूना दूं, आप लोग मानते नहीं हैं, मैं एक आपको नमूना दूं। क्या 10 सीट पर एक बराबर वोट मिलेगा? 10 सीट पर हम आपको अभी सबूत दूंगा। 10 बड़े नेता चुनाव लड़े, जितना वोट कांग्रेस को मिला 10 नेताओं को, उतना 10 नेताओं को बीजेपी को वोट मिला। क्या एक वोट का भी अंतर नहीं? ऐसा क्यों? ये क्या साबित करता है? सर, मैं आपकी बात से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक सवाल है मेरा सवाल ये है कि जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन में कहीं भी जब आप लोग मंच पे थे, प्रचार कर रहे थे, ईवीएम का सवाल नहीं आया। चुनाव हारते ही ईवीएम का सवाल आ जाता है। क्यों नहीं सारी पार्टियां एक होके ईवीएम पे क्यों नहीं इसका विरोध करती हैं, क्यों नहीं इसको हटाने का प्रयास करती हैं? देखिए, सारी पार्टियां चाहती हैं कि ईवीएम से हटे। ईवीएम जिस जापान ने बनाया, उसको खुद जापान के लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं। दुनिया के किसी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं, सिर्फ भारत में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। ऐसा क्यों? सवाल है कि ऐसा क्यों? जब बनाने वाली कंपनी इग्नोर कर रही है, बनाने वाला देश इग्नोर कर रहा है कि नहीं ईवीएम से हैकिंग हो सकती है, तो हम कैसे विश्वास कर लें? और मैं आपको सबूत फिर अभी मोबाइल खोल के दिखा दूं। 10 बड़े नेताओं के रिकॉर्ड मैंने निकाला है। 10 बड़े नेता, एक बड़ा नेता जितना वोट पाया उतना 10 बड़े नेता वोट पाए हैं। प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी का जो एक बड़ा नेता जितना वोट पाया उतना 10 पाए हैं। क्या इसको कोई मान सकता है? अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता तो कैसे मान लें हम? अच्छा, इसका काफ़ी दिन से मैं पिछले चुनाव में देखा है, ईवीएम की समस्या इलेक्शन के बाद ही क्यों होती है? इसका विरोध सारे राजनीतिक पार्टियां मिलके, बाद में गठबंधन, बाद में उस समय जब इलेक्शन से पहले विरोध क्यों नहीं होता इसका? होता है। जैसे जितनी तेज़ी से चुनाव आचार संहिता लगने के बाद लोग उस पर ध्यान देते हैं, चुनाव के पहले लोग नहीं ध्यान देते। अब जैसे अगर हम आपके चैनल की ही बात करें, चुनाव में जितनी सक्रियता आपकी रही धरातल पे घूमे, क्या चुनाव के पहले आप घूमे हैं? नहीं घूमे। अब अपने से आप अध्ययन करिए। तो हम लोग हमेशा इस बात को कहते रहे, हम 5 साल कहते रहे, लेकिन जबरा के जज्बात के आगे अबरा के तक लगावे जोर। फिर वही बात आ रही है कि रिटायर्ड अधिकारियों को उस कुर्सी पर सरकार के इशारे पर बैठाया जा रहा है कि तुम बैठो यहाँ, हम तुमको पोस्ट कर रहे हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे करो। देश में 3 घटनाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय होती है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आकर के जनता से अपनी गुहार कर रहे थे, ठीक है। दूसरी घटना, चुनाव आयोग पहली बार पीएमओ दफ्तर तलब हुआ। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? और तीसरी घटना आपको बता दें, संविधान से हट करके काम हो रहा है।
संविधान से हट के काम हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। हमसे ज़्यादा कौन चिल्लाएगा धरती पर भाई। तो सर आप ये नहीं मानते कि जो हमने यात्रा के दौरान रीड किया क्षेत्रों में कि शिक्षा पे 5 किलो राशन भारी रहा, लोग अशिक्षित हैं, जिसकी वजह से इन धर्म के नाम पे या 5 किलो राशन के नाम पे वोट गया है? हम आपकी बात से सहमत हैं। वो लोग गए हैं जो बेचारे न उनके यहाँ शिक्षा है, न उनके यहाँ रोजगार है, न नौकरी है, न सभ्यता है, सामाजिक स्तर जिसको कहते हैं। तो उस बेचारे को तो जो सुबह उठता है और दिन भर वो तलाशता है कि हमको दिहाड़ी पे मजदूरी मिल जाए, हमारा शाम को रोटी सब्जी बन जाए, बच्चे को दवाई की व्यवस्था हो जाए, वो तो उसको तो क्या मतलब है शिक्षा से। उसको रोजगार नौकरी को तो कहता है कि भैया हमको नौकरी मिलबे नहीं करे, हम पढ़े लिखे नहीं, हमको तो 5 किलो गेहूँ मिले, वही ठीक है। तो इसका दोष आप किस पे मरते हैं? लोग अशिक्षित हैं, भूखमरी है देश पे, 5 किलो राशन पे अगर वोट दे रहे हैं, ये आपका जानवर छुट्टा चल रहे हैं, इन पे कोई मुद्दा नहीं था। मैंने जो गांव पे देखा है, वोट लोगों ने शिक्षा पे नहीं दिया, राशन पे दिया। तो इस पे किसको दोषी मानते हैं? देखिए, सब लोगों ने नहीं दिया है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि समाज, देश और प्रदेश को तरक्की पे ले जाना है तो शिक्षा फ्री दो। देश में शिक्षा फ्री, देश में स्वास्थ्य फ्री, देश में रोजगार फ्री दो। ये काम तो हो नहीं रहा। ये करेगा कौन? सरकार। और सरकार क्या चाहती है? लोग अशिक्षित रहें, लोग बीमार रहें, लोग बेरोजगार रहें, ताकि हम उनको राशन दे के। जी, अभी मेरा एक सवाल, बड़ा मुद्दा अभी मैंने कल चैनल पर देखा, एक मुद्दा है, एक कश्मीर फाइल फिल्म आ रही है। तो अब 2024 में जब देश को धर्म की ओर ले जा रहा है, तो आप लोग इसका मुकाबला, धर्म का मुकाबला कैसे करेंगे? जबकि देख रहे हैं, उसमें पिक्चर मैंने भी देखी है, उस फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों पे क्या असर पड़ेगा उस फिल्म का? अब जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो तो फिल्म देख करके शिक्षा को भूल जा रहे हैं। हम शुरू से कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि देश में संविधान को न मानने वाले लोग पैदा हो गए हैं। संविधान से हट करके काम हो रहे हैं। हम लोग उसका मुकाबला करेंगे। एक फिल्म उससे पहले भी बनी है, जो देश में वर्ण व्यवस्था बनी, मनुस्मृति, तो 4 वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस फिल्म को मैंने भी देखा। एक वो दौर था, और अब उस दौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उबार करके यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये किसी व्यक्ति के जो आज बहुत उछड़ रहे हैं, इनकी देन नहीं है। किसी वर्ग के हों, किसी समाज के हों, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों की बदौलत हम यहाँ तक हैं। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि काशीराम जी ने जो समाज को जगाया था, बीएसपी की मायावती जी के आने के बाद उनका सपना टूट गया, अधूरा रह गया? 100%। मान्यवर कांशीराम जी ने सामाजिक न्याय की बात की, सामाजिक परिवर्तन लाया उन्होंने। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को मैं बार बार कहता हूँ, वो मिशन नहीं, कांशीराम जी थे तब तक मिशन था, और उसके बाद ये कमीशन में हो गया। जहाँ टिकट बिक रहे हों तो फिर तो। अच्छा, आप इसको कैसे समाज में लेके जाएंगे जब लोगों के बीच में एक अविश्वास फैल गया है कि नेता जो भी होते हैं, जैसे काशीराम जी के बाद कोई ऐसी मूवमेंट नहीं हुई जो समाज को, SC OBC समाज को जो है एक चैनल के नीचे या आपके एक छत्र के नीचे लाया जा सके? ऐसा कौन सा मूवमेंट ला सकते हैं आप? कैसे आप इन लोगों को समझाएंगे? देखिए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से 5 लाख हम वोट कम पाए हैं। ठीक है ना? इसका मतलब कि हम 5 लाख लोगों को और समझा लिए होते, या 3 लाख लोगों को समझा लिए होते, तो हम उन पे भारी होते। देश में परिवर्तन चाहने वाले लोग, प्रदेश में शिक्षा चाहने वाले लोग, स्वास्थ्य चाहने वाले लोग, रोजगार चाहने वाले लोग, महंगाई से निजात पाने वाले लोग, आवारा पशु से निजात पाने वाले लोग अगर नहीं होते तो इतनी तादाद में हमको वोट नहीं देते। जनता जो है डाइवर्ट हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी का
जो भी संगठन है वो ज़मीन तक नहीं है। अभी जो आपको वोटिंग हुई वो विरोध का वोट मिला। आने वाले समय में इस विरोध को आप कैसे रोक पाएंगे, या लोग अपने आप को डाइवर्ट या प्लान करने लगे, इस प्लान को आप कैसे रोक पाएंगे? क्या आपके पास योजना है? कहाँ जाएंगे प्लान करके? जो बीमारी यहाँ है वही बीमारी तो सब जगह है। 5 किलो राशन पे लोगों को संतुष्टि है, शिक्षा लोगों को नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने देखा। नहीं। अगर ऐसा है तो इसे कैसे रोक पाएंगे आप? नहीं, देखिए, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम अपनी बीड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। आज ओम प्रकाश राजभर खुद उसका गवाह है कि मैं भी गुलाम था, लेकिन मान्यवर कांसीराम जी ने हमको एहसास कराया कि तुम शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, सम्मान के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो आज ओम प्रकाश राजभर लाखों लोगों को पैदा कर दिया। हमने लाखों लोगों को पैदा कर दिया और खड़ा कर दिया लड़ने के लिए। तो आप समाज को जागरूक करने के लिए पार्टी बनाए हैं, या राजनीति में आप नेता या मंत्री बनने के लिए बनाए? लास्ट सवाल। देखिए, ये सवाल पूछने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं मानी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देश में दूसरे नंबर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल करके जब हमारे मुद्दे जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कह करके जो मुझे शामिल किया गया था, जब हमारी बात को नहीं लागू हुआ तो 18 महीने में ही मैंने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल करके मैंने भी रिजाइन दे दिया। हाय कोई मई का लाल, अगर मुझे मंत्री का लालच होता, विधायकी का लालच होता तो हम वहीं चिपके रहते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था में एमएलए बन के व्यक्ति आवे वो साधन होता है, लड़ने का एक तरीका होता विधानसभा के अंदर। हम बाहर कितना ही चिल्लाएं उतनी मजबूत खबर नहीं जाती है जितना हम विधानसभा के अंदर लड़ें। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब व्यवस्था दिया तो पार्टियां बन गई, तो पार्टियों ने गुलाम बनाना शुरू कर दिया। पार्टियों से जीत के आने वाले लोग अब वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं। वोट मांगते हैं जाति के नाम पर और विधानसभा में आते हैं तो पार्टी का लड़ाई लड़ते हैं। एक आखिरी सवाल छोटा सा, अखिलेश जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा दिन तक कोई रह नहीं पाया, आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे उस पार्टी में? क्यों? हमारी पार्टी अपनी है, उनकी पार्टी अलग है। चंद्रशेखर जी आए थे और जो है ब्लेम लगा के चले गए। देखिए, आप साथ में कैसे काम करेंगे? ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कैसे साथ काम करेंगे? देखिए, अखिलेश जी एक पढ़े लिखे नेता हैं और 5 साल उन्होंने सरकार चलाई और दिखाई भी कि प्रदेश में विकास के जो मॉडल लोग बताते हैं वो करके दिखाए हैं। ठीक है, मौका न मिले, जनता है और जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। हम लोग जनता के बीच में अपनी बात लेके फिर जा रहे हैं, तैयारी में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया। मैं प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी विक्रम सिंह, धन्यवाद।